तो इंटरफेरेंस में मैंने आपको ये बताया था कि जब दो लाइट वेव जब एक ही मीडियम में ट्रेवल करती है, सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो आपस में इंटरमिक्स होती है। इंटरमिक्स होने के बाद, इंटरमिक्स होने का मतलब सुपरपोज हो जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो सुपरपोज होने से एक विचित्र प्रकार की घटना घटित होती है। विचित्र प्रकार की घटना क्या है? घटना ये है कि सिंपली आप जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा होगा, जहाँ पर इस प्रकार की वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा होगा, वहाँ पे आपको महसूस होगा कि कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी हाई हो गई है और कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी लो हो गई है। कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी हाई हो गई है और कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी लो हो गई है। ठीक है, इंटेंसिटी हाई हो जाने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पर एनर्जी ज़्यादा हो गई है, और इंटेंसिटी लो हो जाने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह पर एनर्जी कम हो गई है। यानी कि सिंपल सी बात ये आ गई हमारे सामने कि कहीं एनर्जी बढ़ गई है और कहीं एनर्जी घट गई है। जहाँ पे एनर्जी बढ़ जाती है, जहाँ एनर्जी बढ़ जाती है और जहाँ एनर्जी घट जाती है, अगर कॉमनली देखा जाए तो एक चीज़ समझ में आती है बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि किसी जगह से एनर्जी का बढ़ जाना और किसी जगह से एनर्जी का कम हो जाना एक सीधा सीधा इंडिकेशन करता है कि जिस जगह से एनर्जी कम हुई है उस जगह से एनर्जी निकल के दूसरी जगह चली गई है। यानी क्योंकि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, ना कहीं एनर्जी बनती है ना कहीं पे डिस्ट्रॉय होती है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि 100% एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। मतलब जिस जगह से एनर्जी निकल गई है, जिस जगह से एनर्जी निकल गई है वहाँ से, मतलब जिस जगह पे इंटेंसिटी कम है वहाँ से एनर्जी निकली, और जहाँ पे इंटेंसिटी हाई है वहाँ वो एनर्जी पहुँच गई। ठीक है, तो इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, और इस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। यहाँ तक मैं आपको कल पढ़ा चुका था, अब मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे। रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का रिजल्ट क्या होगा? तो इंटरफेरेंस होने से कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी हाई हो जाती है और कहीं कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी लो हो जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरफेरेंस in the interfering region, due to interference in the interfering region at some places intensity या एट सम प्लेसेस, अभी हम साइंटिफिक वर्ड्स पे नहीं आते हैं, एट सम प्लेसेस ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म। दूसरा ब्राइट स्पॉट कैसे मिलेगा? वहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे ना जहाँ पे इंटरफेरेंस चल रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू इंटरफेरेंस इन द इंटरफेरिंग रीजन एट सम प्लेसेस ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म एंड एट सम अदर प्लेसेस ठीक है, डार्क स्पॉट is formed, डार्क स्पॉट इज फॉर्म। ठीक है, तो रिजल्ट ये हुआ। ठीक है, यानी जब कभी भी दो लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम मीडियम पे चल रही हो, सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो आपस में सुपरपोज होती हैं। सुपरपोज मतलब इंटरमिक्स होती है। इंटरमिक्स होने की वजह से क्या होता है, कहीं कहीं पर, मतलब जहाँ पर एक घटना चल रही है वहाँ पर कहीं कहीं पर ब्राइट स्पॉट मिलता है, कहीं कहीं पर डार्क स्पॉट मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर उस इंटरफेरिंग रीजन में
इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पर लो हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एट, यानी कि मैं लिख दे रहा हूँ, एट ब्राइट स्पॉट इंटेंसिटी, इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए होंगे खुद ही। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? तो अगला टॉपिक है अपने पास टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी जगह होती है? इफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव becomes maximum at a place, then it is said to be that constructive interference has taken place at that point. ठीक है, तो if at any point of interfering region, if at any point of interfering region the intensity of resultant wave becomes maximum, then कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, शॉर्ट में लिखिए CI takes place। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस takes place। इसी प्रकार से दूसरा भी है अपने पास। ठीक है, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आखिरी समय पर आप वीडियोस देख के काम नहीं चला रहे हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट्स देख के काम नहीं चला रहे हैं। ठीक है, तो फिर से इसी में वही चीज सेम तरीके की, इफ एट एनी पॉइंट of interfering region if at any point of interfering region the intensity of resultant wave becomes
मिनिमम then DI destructive interference takes place. ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो क्लास 11th में थे इंटरफेरेंस के, पिछले साल डिराइव भी किए गए थे, जो इस साल यूज भी होंगे और इस साल हम उनको डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट आपको बता देते हैं, जल्दी देख लीजिए। सम important formulas ठीक है, पहला है फॉर्मूला काहे का, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का क्या होता है फॉर्मूला, I is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 under root I2 cos phi, जहाँ पे phi फेज डिफरेंस होता था दोनों वेव्स के बीच का। I1 I2 दोनों वेव की इंटेंसिटी होती थी और I रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी। अब अगर इस फॉर्मूले से मैं दो कंक्लूजन निकालूं, एक कंक्लूजन आई मैक्स के लिए, यानी कि किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालूं, और एक अगर मैं पॉइंट निकालता हूं आई मीन के लिए, यानी किसके लिए, फॉर DI के लिए निकालूं, तो देखिए मैक्सिमम तब आएगा जब इस फॉर्मूले में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सीधा, अगर आपने क्लास 11 में नहीं देखा तो। अगर मैक्सिमम करना है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, यानी कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको याद रखना चाहिए कि कॉस फाई की वैल्यू +1 रखी जाती है। समझ गए? इसी प्रकार से आई मीन अगर करना है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos फाई की जगह क्या रख दें, -1। समझ रहे हैं? मतलब इस जगह मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे cos फाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि -1 रखने से एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू को अचीव करेगा। आई बस समझ। इस प्रकार से ये आई मैक्स का जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई मैक्स। और आई मीन की अगर बात करें अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 ये हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी याद रखने लायक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है फिलहाल अभी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू क्या और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की वैल्यू
किया, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल केस भी होता है इसी फॉर्मूले का। अगर सेम इंटेंसिटी हो जाए दो वेव्स की, फिर इसी में ले लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट expression for intensity or resultant wave, expression for intensity or resultant wave if intensity is of interfering waves are equal, मान लेते हैं से आई नॉट, ठीक। मतलब अब दो ऐसी वेव्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, मतलब उनकी इंटेंसिटीज बराबर है। तो फिर ऐसी वेव जब सुपरपोज करेगी तो फिर रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम वही फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो दैट। क्या फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 सॉरी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई, ठीक है। तो क्योंकि I1, I2 और I0 सब बराबर है, समझ रहे हैं ना, इस वजह से I बराबर I0 प्लस I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 और cos फाई। I इज इक्वल टू 2I0 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये I0 2I0 ये 1 आ जाएगा, प्लस cos फाई। cos फाई क्या होता है, cos फाई होता है, इस तरीके से वैल्यू रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए। तो I इज इक्वल टू 2I0 1 माइनस cos फाई की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस चेंज करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से वैल्यू रखनी है ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो cos फाई का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5/2 होता है। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर 5/2। ये हो गया, ठीक है। ये हुआ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव।